हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज अपने इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले चैप्टर में हमने देखा था इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर का ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। किस तरीके से गुण जो है वो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है, इसी को इनहेरिटेंस कहते थे। इससे पहले मेंडल, शटन बॉवेरी, टी.एच. मॉर्गन, इन सब लोगों ने बताया कि किस तरीके से क्रोमोसोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेदार है कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अब क्रोमोसोम पे आखिर ऐसा क्या है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है? क्या वो प्रोटीन है या कुछ अन्य सब्सटेंस है जो मेनली कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो बहुत समय तक तो लोग ये मान के चलते थे कि कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है ना वो प्रोटीन के कारण होता है। क्रोमोसोम पे सर्टेन प्रोटीन है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में सहयोग करता है। बट 1868 में पहले व्यक्ति थे फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने आइसोलेट किया डीएनए। ये 1868 में पहले व्यक्ति थे फ्रेडरिक मिशर जिन्होंने आइसोलेट किया था डीएनए। और ये कहां से? एक पस सेल से। पस क्या होता है? जो डेड व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, उससे इन्होंने जो है डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, हालांकि इन्होंने इसको बुलाया न्यूक्लिन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इस सब्सटेंस को कहा न्यूक्लिन। ओके, 1869 में जो है एक व्यक्ति है आर अल्टमैन, इन्होंने न्यूक्लिन को कहा न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर जिन्होंने डीएनए का पता किया था, हालांकि उन्होंने इसे न्यूक्लिन शब्द दिया, फिर आगे जाके जो आर अल्टमैन ने जो है इसे न्यूक्लिक एसिड के नाम से बुलाया। तो मेनली न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरीके का होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है दो तरीके का है, एक होता है डीएनए और एक है आरएनए। डीएनए की बात करें तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वहीं आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, मेनली डीएनए की बात करें तो ये क्या करता है? ये मेन सब्सटेंस है जो कैरेक्टर ट्रांसफर करता है। हालांकि ये जो बात हमने इतने आसानी से बोल दिया, इसको पता करने में बहुत समय लगा है, तब जाके पता चला कि जो डीएनए है वो कैरेक्टर का ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम आरएनए की बात करें, जो वायरस वगैरह होते हैं, वायरस में आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। डीएनए भी होता है, कुछ वायरस में डीएनए होता है, कुछ वायरस में आरएनए होता है। तो वायरसेस में जो आरएनए होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो है कार्य करते हैं। साथ ही साथ आरएनए जो है ये एडेप्टर के रूप में या फिर कैटालाइटिक फंक्शन के रूप में जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये फंक्शन करता है। तो आरएनए का काम क्या है? कैटालाइटिक फंक्शन है, एडेप्टर का काम करता है। ये सब कार्य जो है ये मेनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आरएनए करता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आखिर बना किससे है? किन चीजों को मिला के डीएनए या आरएनए बनता है? तो मेनली हम यहाँ पे ध्यान देंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे कि डीएनए किस चीज को मिलाकर जो है बना है। इसमें क्या देखोगे, डीएनए तीन चीजों को मिलाकर बनता है। सबसे पहले शुगर। ओके, शुगर अगर हम स्पेसिफिकली नाम लेंगे कौन सा शुगर है तो वो होता है डीऑक्सीराइबोज। ओके, तो डीएनए में एक शुगर है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, साथ ही साथ जो है नाइट्रोजनस बेस होता है, इसमें जो है नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेसिस में कौन कौन से हैं? नाइट्रोजनस बेसिस चार तरीके के होते हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस चार तरीके के हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। ये चार तरह का जो है नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए के अंदर जो है उत्पन्न होता है। उसके अलावा बात किया जाए तो यहां पर होता है फॉस्फेट ग्रुप जो आया है फॉस्फोरिक एसिड से। ओके, तो मेनली डीएनए को नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसके अंदर जो शुगर है वो है डीऑक्सीराइबोज, तो इसलिए डीऑक्सीराइबो। उसके अलावा जो है ये जो है इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। ओके,
और फॉस्फेट ग्रुप के चलते जो कि फॉस्फोरिक एसिड आया है, तो फॉस्फोरिक एसिड के चलते ये एसिडिक नेचर शो करता है, और साथ ही साथ फॉस्फेट ग्रुप के चलते ही ये जो है नेगेटिवली चार्ज भी होता है। तो डीएनए का नेचर क्या है? डीएनए का नेचर होता है एसिडिक, और साथ ही साथ जो है नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए। ओके, उसके अलावा बात करें तो इसमें नाइट्रोजनस बेसेस हैं। नाइट्रोजनस बेसेस 4 तरह के हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। तो ये मुख्य रूप से ये 3 चीजें डीएनए के अंदर उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें आरएनए को लेकर, तो आरएनए में भी क्या है? उसमें भी शुगर है, लेकिन उसमें कौन सा शुगर है? तो यहां पर शुगर है राइबोज। यहां पर शुगर है राइबोज। उसके अलावा एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन तो होता है आरएनए में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो होता है। उसके अलावा एक अलग से थायमिन की जगह पे दूसरा नाइट्रोजनस बेस होता है जो कि है यूरासिल। ओके, आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या होता है? यूरासिल। बाकी तीनों हैं, उसके अलावा थायमिन की जगह पे यूरासिल और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये 3 चीजों को मिला के जो है हमारा डीएनए बना हुआ है। अब देखते हैं जरा डीएनए में इसको पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से जो है डीएनए दिखता है। ठीक है, तो हमने बात किया डीएनए के कंपोजिशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले था शुगर। ओके, शुगर में भी कौन सा शुगर? तो डीऑक्सी राइबोज। ओके, डीऑक्सी राइबोज की बात करते हैं तो ये 5 कार्बन वाला जो है कंपाउंड होता है। ओके, तो ये जो है 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है? C5H10O4। ओके, इस शुगर को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। क्या देखोगे, जो आरएनए में शुगर है उसमें क्या अंतर है? आरएनए में जो शुगर होता है ओके, यहाँ पे अंतर क्या है? बस अंतर एक जगह है, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है। राइबोज की बात करें तो राइबोज में जो होता है वो क्या है? वहां पर हाइड्रोजन के साथ O ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इधर से मेजर करते हैं, फर्स्ट ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये 5वां कार्बन है। तो क्या देखोगे, सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो अकेला है। इस केस में सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन के साथ होता है ऑक्सीजन, इसलिए ये राइबोज है और यहाँ पर ऑक्सीजन गायब, इसे डीऑक्सी राइबोज नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो शुगर है वो कौन सा है? डीऑक्सी राइबोज शुगर है। दूसरा जो कंपोजिशन है वो है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो ये मेनली 2 तरीके का होता है, प्यूरीन्स जो 2 रिंग सिस्टम होता है, और साथ ही साथ जो है pyrimidines। ओके, ये 1 रिंग सिस्टम होता है। देखो, तो नाइट्रोजन बेस की बात करें तो यहाँ पे क्या है? प्यूरीन्स जो कि 2 रिंग सिस्टम है, और वहीं पायरिमिडीन्स की बात करें तो ये 1 रिंग सिस्टम होता है। प्यूरीन्स के अंदर 2 तरीके का जो है नाइट्रोजनस बेस आता है। प्यूरीन्स के अंदर जो है 2 तरीके का नाइट्रोजनस बेस आता है। कौन कौन सा? तो एक है एडेनिन और दूसरा जो है गुआनिन। वहीं पिरिमिडिन्स की बात करें तो इसमें आता है साइटोसिन और साथ ही साथ जो है थायमीन। ठीक है, ये जो तुम्हारे पास, तो प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स, प्यूरीन्स में है एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडीन्स में होता है साइटोसिन, थायमीन। ठीक है,
अगर बात की जाए एडेनिन को, तो मेनली क्या होता है, ये 2 रिंग सिस्टम होता है। 2 रिंग सिस्टम का मतलब क्या है, इसमें 2 जो है ना बेंजीन की तरह रिंग्स होते हैं, ठीक है। हालांकि एक हेक्सागोनल होता है और एक जो है पेंटागोनल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो रिंग सिस्टम है क्या है, एक हेक्सागोनल एक पेंटागोनल, इसमें भी सेम वैसे है। यहाँ ही बात करते हैं तो यहाँ पे जस्ट एक हेक्सागोनल रिंग सिस्टम जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपके पास, तो इसलिए प्यूरिन 2 रिंग सिस्टम है, वहीं पायरिमिडिन्स की बात करते हैं तो ये सिंगल रिंग सिस्टम की तरह कार्य करता है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा जो नाइट्रोजनस बेस है वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट PO4 3-, तो ये चीज, तो ये तीनों मिलके जो है मेनली हमारा डीएनए को तैयार करता है। इसी से इन तीनों को मिला के ही हमारा डीएनए जो है बना हुआ है। अब हम देखते हैं ये किस तरीके से खुद को अरेंज करता है डीएनए के अंदर, डीएनए में जो है ये सब कैसे सजे हुए हैं, किस तरीके से रखा गया है, उसके बारे में जो है हम देखेंगे, ठीक। क्या होता है, सबसे पहले शुगर है, ओके। ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां कार्बन, कार्बन की संख्या को नोट किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कार्बन, ठीक है। तो इधर से क्या होता है, ये जो शुगर है इधर से जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस से। अब नाइट्रोजनस बेस में या तो एडेनिन या तो गुआनिन, तो मान लो इधर जुड़ रहा है ये किसी भी नाइट्रोजनस बेस से, एडेनिन सपोज करिए, ठीक है। तो सपोज करिए एडेनिन से ये जुड़ गया, ये क्या है, ये एडेनिन है। अब शुगर और एडेनिन, शुगर और एडेनिन की बात करें तो यहां पे जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में बना है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक। यहां पर ये जो थर्ड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन क्या कर रहा है, ये थर्ड कार्बन जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप से। थर्ड कार्बन जो जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप से। अब थर्ड कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो ये होता है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, ओके। ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से ये 3 चीजें जुड़ गई, क्या, शुगर यहाँ पर एडेनिन मतलब कोई भी नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ा है तो शुगर और बेस के बीच में होता है, नाइट्रोजन बेस के बीच में होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, वहीं शुगर और फॉस्फोरस के बीच में है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। तो जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ता है तब ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, ओके। शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ेगा तब न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। वहीं शुगर, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड और इसमें अगर जुड़ जाए फॉस्फोरस, तीनों जुड़ जाए तब क्या नाम दिया गया, तब इसको नाम दिया गया है न्यूक्लियोटाइड, ओके। शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ा तो न्यूक्लियोसाइड, और जब शुगर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट तीनों मिल जाएगा तब इसको नाम दिया गया है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो मेनली डीएनए जो बना हुआ है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो उसका सबसे छोटा यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। पूरा जो डीएनए है वो इसी न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेशन है, यही न्यूक्लियोटाइड जो है रिपीट करते चले जाएंगे। हाँ, यहाँ पे जो बेसेस होंगे वो अलग अलग, कहीं एडेनिन, कहीं गुआनिन, कहीं साइटोसिन, इस तरीके से जो है अलग अलग नाइट्रोजनस बेसेस जो है यहाँ पे जुड़ते चला जाएगा और इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है डीएनए के तैयार हो जाते हैं। और इसी कॉम्बिनेशन के आधार पे जो है हर एक व्यक्ति का डीएनए आप देखोगे अलग अलग होता है। इंसान की ही बात करें तो इंसानों में भी देखो क्या 99.9% डीएनए लगभग सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा ही अंतर होता है और उसी अंतर के आधार पे इतना सारा वेरिएशन जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो अब क्या होगा इस तरीके, तो ये हो गया छोटा सा यूनिट, मतलब छोटा सा मोती। अब यही मोतियां आपस में मिलती चली जाएंगी तो बन जाएगा पूरा माला, ओके। तो ये चीज है, तो यहाँ पर जो बैकबोन तैयार होता है ये बैकबोन किस चीज से बना है, तो ये बैकबोन बना है शुगर, फॉस्फेट, फिर यहाँ पर एक शुगर आ गया, ओके।
ये पांचवा कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन, ठीक। तो फॉस्फेट ग्रुप एक तरफ से तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है और फॉस्फेट ग्रुप एक तरफ से जो है पांचवें कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड को जुड़ता है, एक फॉस्फेट ग्रुप जो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है, तो दोनों बॉन्ड्स को मिला के हम एक नया शब्द यहाँ पे यूज कर लेते हैं, वो है फॉस्फोडाइस्टर। पहले था फॉस्फोइस्टर, अब क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है एक सिंगल फॉस्फेट, तो ये दोनों को मिला के बोला जाता है फॉस्फोडाइस्टर। पहले था फॉस्फोइस्टर, सिंगल ईस्टर, अब जो है फॉस्फो डाइस्टर। और एक तरफ फॉस्फेट थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ फॉस्फेट फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये चलता जाएगा, फिर से फॉस्फेट थर्ड कार्बन से फॉस्फेट जुड़ गया, फिर से जो है पांचवें कार्बन पे शुगर जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर इधर जो है थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट और फिर से जो है पांचवें कार्बन पे जो है शुगर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो एक सीढ़ी है वो तैयार हो जाएगी, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर। तो मेन जो बैकबोन तैयार होता है वो किस चीज का बना है डीएनए में, तो मेन बैकबोन या लैडर या जो भी बोले, तो ये जो बैकबोन बना है वो बना है फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट से। और शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में है डाइस्टर बॉन्ड। वहीं ये सारे जो है क्या करेंगे, ये आपस में या तो एडेनिन या तो गुआनिन किसी से भी जुड़ जाएंगे। मान लो बीच में जुड़ा ए से, ये जुड़ गया टी से, ये जुड़ गया सी से, किसी से भी जुड़े जा रहा है, ठीक है ये चीज। तो एक स्टैंड क्या देखोगे, एक स्टैंड में आप देखोगे पांचवा कार्बन जो है वो फ्री है, ऊपर की तरफ पांचवा कार्बन फ्री है और नीचे की तरफ जो है तीसरा कार्बन, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कार्बन जो है वो फ्री है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पोलैरिटी भी देखने को मिलेगी। ये जहां पांचवा कार्बन फ्री है उसको बोलते हैं 5 प्राइम एंड, इसको बोलेंगे 5 प्राइम एंड। ये जो होता है डैश, इसको पढ़ते हैं 5 प्राइम, ओके। तो इधर जो पांचवा कार्बन फ्री है इसको 5 प्राइम एंड बोलेंगे, इधर जो तीसरा कार्बन फ्री है इसको बोलेंगे 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पर आपको पोलैरिटी भी देखने को मिलेगी, एक 5 प्राइम एंड जहाँ पे पांचवा कार्बन, शुगर का जो पांचवा कार्बन है वो फ्री है, और एक तरफ आपको जो है थर्ड कार्बन फ्री दिखाई देगा, इसको बोलेंगे 3 प्राइम एंड, ओके। और बीच में से जो है नाइट्रोजनस बेसेस आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से एक सीढ़ी का आधा हिस्सा जो है तैयार हो गया है, ओके। सीढ़ी में क्या होता है, आधा इधर है आधा इधर है, तो इधर से हिस्सा तैयार हो गया। अब बात करते हैं जरा अपोजिट साइड कैसा हिस्सा है, किस क्या पार्ट है उसके बारे में। तो अपोजिट साइड में भी सेम होता है, बस फर्क क्या होता है, ये जो लैडर है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ आ रहा था, अपोजिट साइड में जस्ट इसका पैरेलल होगा लेकिन एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो दूसरे सीढ़ी, दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा जो पार्ट है उसमें आपको ऊपर 3 प्राइम और नीचे 5 प्राइम देखने को मिलेगा। मतलब जस्ट पोलैरिटी जो है ना, पोलैरिटी चेंज हो जाता है। यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम था, वहां पे पोलैरिटी हो जाएगा 3 प्राइम से 5 प्राइम। ओके, यहाँ फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड कार्बन है, ओके, और ये फ्री है इसमें। यहाँ बात करते हैं ये इसके थर्ड कार्बन जुड़ गया, पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से जो है तैयार हो गया हमारा दूसरा साइड का भी लैडर, ओके। तो इधर पांचवें संख्या का कार्बन फ्री है तो ये हो गया 5 प्राइम, इधर तीसरे संख्या का कार्बन फ्री है तो ये हो गया 3 प्राइम। तो जिस साइड जो कार्बन फ्री होता है उस अनुसार जो है उसको पोलैरिटी बोल देते हैं 3 प्राइम। अब क्या होगा यहाँ पे ये जो है, अच्छा एक चीज है ना, अगर मान लो एक साइड डबल रिंग आ रहा है तो दूसरे साइड जो है सिंगल रिंग आएगा। अगर एक साइड डबल रिंग आ रहा है तो एक साइड सिंगल, जैसे एडेनिन है, ये क्या था प्यूरिन, तो प्यूरिन जुड़ता है पायरिमिडिन के साथ, प्यूरिन जुड़ेगा पिरिमिडिन के साथ। तो यहाँ पर ये कोई पिरिमिड जैसे कि थाइमीन आएगा, ए के साथ कौन जुड़ता है, ए के साथ जुड़ता है थाइमीन, ए के साथ जुड़ेगा थायमीन,
ठीक है। इसी तरह से मान लो अगर यहाँ पे भी एडेनिन है तो इधर से थायमिन आके जुड़ गया, सामने सामने जुड़ेगा, उसका जस्ट पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं इसको। टी है तो इधर ए आ जाएगा, इधर जी है तो इधर सी आ जाएगा। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और मेनली कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अगर कहीं पर भी ए है तो ए के साथ हमेशा जुड़ेगा थायमीन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, एक डबल रिंग चेन, एक सिंगल रिंग चेन, ठीक है। या फिर थायमीन है तो ये हमेशा एडेनिन के साथ ही जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली अगर गुआनिसिन है तो गुआनिसिन जो है ये हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली साइटोसिन जो है हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ेगा बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो बेस पेयर्स होते हैं ए टी, टी का ए, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कहलाते हैं। इसी तरह से जी का सी, सी का जी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं। तो यही आमने सामने आते हैं, एक डबल रिंग चेन तो एक सिंगल रिंग चेन। इस तरीके से दोनों आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ते किस बॉन्ड से हैं, तो जुड़ते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड तो कहीं सिंगल बॉन्ड, ओके। एडेनिन और थायमीन के बीच में जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, वहीं गुआनिन और साइटोसिन की बात करें तो वहां पर जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से एडेनिन और गुआनिन थायमीन जो है ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी डबल, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल। तो क्या देखोगे बेस पेयर में कहीं डबल बॉन्ड कहीं ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से आता है, ठीक है। तो अब कहीं पे डबल बॉन्ड है तो थोड़ा सा वीक फोर्स है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गया, तो कहीं ना कहीं जो है फोर्सेस बढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड में, तो कहीं कम फोर्स कहीं ज्यादा फोर्स, जिसके चलते क्या होता है डीएनए आपस में कॉइल कर जाता है। डीएनए जो है ये हेलिक्स की तरह जो है रोटेट कर जाता है, और इसलिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर बनता है जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया है, कैसा है डीएनए का स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से जो है घुमावदार स्ट्रक्चर जो है डीएनए और आरएनए का है, डीएनए का। ठीक है, यहां पर क्या है, ये जो बेस पेयर्स हैं ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं, और सिमिलरली ये दूसरा जो स्ट्रक्चर है, एक तरफ से 3 प्राइम मान लो तो ये चलेगा ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे आ गया 5 प्राइम, वहीं दूसरी तरफ से 5 प्राइम तो ये चलेगा, और यहाँ आ गया 3 प्राइम, ठीक है। तो एक तरफ 5 एक तरफ 3, बीच में क्या होता है, मान लो अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पर T बाय डबल बॉन्ड, यहाँ पर अगर G है तो यहाँ पर C बाय ट्रिपल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर अगर C है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ G, अगर यहाँ पर T है तो ये डबल बॉन्ड के साथ जो है A से जुड़ेगा, ओके। तो कहीं डबल कहीं ट्रिपल ये सब, और इसका जो एक रोटेशन होता है, इसका जो एक रोटेशन होता है, इस एक रोटेशन को बोलते हैं पिच, एक रोटेशन को हम बोलेंगे पिच। और पिच में लगभग आपको दिखाई देगा 10 बेस पेयर्स होते हैं, पिच में 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर मतलब एडेनिन थायमीन ये एक बेस पेयर हो गया, थायमीन एडेनिन थायमीन ये भी एक बेस पेयर, ये भी एक बेस पेयर, तो इस तरीके से कई गो बेस पेयर होता है। तो इस तरीके से आपको जो है एक रोटेशन में जो है 10 गो बेस पेयर देखने को मिलेगा, एक रोटेशन में जो है 10 बेस पेयर होता है। और एक रोटेशन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो एक रोटेशन के बीच का दूरी होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक रोटेशन के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हुआ, 3.4 एंगस्ट्रॉम जो होता है ये होता है 10 का पावर -10 मीटर। तो एक बेस पेयर के बीच में कितना दूरी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक बेस बोल रहे हैं, एक पिच के बीच में कितनी दूरी है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 10 का पावर -10 मीटर। लेकिन अगर हम बात करें दो बेस पेयर के बीच में, अगर हम बात करें दो बेस पेयर के बीच में, तो दो बेस पेयर में कितना दूरी होगा, तो देखो टोटल है 3.4 और है कितने बेस पेयर, 10 बेस पेयर है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दो बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 0.34 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर के बीच की दूरी हो गई 0.34 एंगस्ट्रॉम। साथ ही साथ अगर हम बात करें दो हेलिक्स जो बना है, इन दोनों के बीच में कितना दूरी रहेगा, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी रहता है वो है 20 नैनोमीटर। ठीक है, ये हो जाता है 20 नैनोमीटर या फिर 0.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 20 नैनोमीटर या फिर 0.2 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया मेनली जो है डीएनए के बारे में। डीएनए का जो स्ट्रक्चर हमें ये मिलता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो मिला है, ये किसने दिया है, ये 1953 में दिया गया वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो वाटसन और क्रिक जो हैं
इन्होंने दिया है ये हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, जिसके तहत क्या बोला गया है, मेनली आपने जो पढ़ा है कि यहाँ पर क्या है, 3 चीजें मिलकर पूरा जो है ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, और यही न्यूक्लियोटाइड जो है पूरा रिपीट कर करके डीएनए जो है बनाता है, और इस तरीके से हमारा डीएनए जो है डबल हेलिकल है। ओके, ये चीज है। पोलैरिटी के आधार पे जहाँ पे 5th कार्बन खाली है वो 5' एंड, और जहाँ पे 3rd कार्बन खाली है वो 3'। इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बेस पेयर जो है देखने को मिलता है। जैसे कि स्केरिया कोलाई की बात करें तो स्केरिया कोलाई में जो है मेनली 6.6 10⁶ बेस पेयर होता है। ओके, वहीं इंसानों की बात करें तो इंसानों में 3.3 इंटू 10⁻⁹ जो है 9 बेस पेयर होता है। ये मेनली एक हैप्लॉइड सेल में होता है। ठीक है, तो इतने सारे बेस पेयर जो है सारे ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बेस पेयर होते हैं। बैक्टीरियोफेज में जो अलग है, साथ ही साथ अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बेस पेयर जो हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया मेनली जो है डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए जो हमारा है वो डबल हेलिकल मॉडल रिप्रेजेंट करता है, और इसको दिया गया है वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। ओके, ये चीज आपके पास। अब देखिए इसमें एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है एरविन चारगाफ। एरविन चारगाफ की बात करें तो इन्होंने कुछ नियम कानून दिया इसी से जुड़ा हुआ। क्या नियम कानून था एरविन चारगाफ का, जरूर देखते हैं। चारगाफ की बात करें तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा किसी भी डीएनए में जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन भी होगा। अमाउंट की बात करें, बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि किसी भी सेल की बात करें तो किसी भी सेल में क्या है, सेल या डीएनए की बात करें तो किसी भी डीएनए में जितना एडेनिन है उतना ही थायमिन होगा। सिमिलरली जितना अमाउंट साइटोसिन का है उतना ही अमाउंट जो है गुआनिन का भी होगा। जैसे सपोज करो अगर किसी डीएनए में 30% जो है एडेनिन है तो इसमें थायमिन कितना होगा, अगर 30% एडेनिन है तो 30% थायमिन भी होगा। सिमिलरली अब टोटल 100% 60% चला गया, बचेगा 40%, तो उसमें से 20% क्या होगा, 20% साइटोसिन होगा और 20% जो है गुआनोसिन होगा। ठीक है, गुआनिन होगा। तो इस तरीके से जो है ना कि जितना एडेनिन उतना थायमिन, जितना साइटोसिन उतना गुआनिन, ये इन्होंने बोला। ठीक है, उसके अलावा बात किया तुम्हारे पास किसी भी अगर देखा जाए डीएनए में तो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स की जो मात्रा होती है वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपने देख रहे हो कि डबल बॉन्ड है और डबल रिंग सिस्टम जुड़ रहा है, और एक तरफ जो है सिंगल रिंग सिस्टम जुड़ रहा है। एडेनिन डबल रिंग सिस्टम, उसके साथ कौन जुड़ता है, थायमिन जो कि सिंगल रिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या देखिएगा, मेनली क्या होता है कि अगर हम प्यूरिन्स की बात करें तो जो प्यूरिन्स होते हैं ये बराबर होते हैं पिरामिडिन्स के। ठीक है, इसलिए हम यहां से क्या बोल सकते हैं, A+D और C+T जो है ये कांस्टेंट होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो किसी भी स्पीशीज के लिए ये जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है। बट ध्यान रखिए ऐसा जरूरत नहीं है कि इसमें वेरिएशन नहीं हो सकता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि A और T बराबर हों, बट चारगाफ रूल की बात करें तो यहाँ पे ये बराबरी को लेकर बात करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हो गया हमारा जो है डीएनए का स्ट्रक्चर, इससे हमारा डीएनए बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब मेनली बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में कि डीएनए का जो खोज है वो किस तरीके से हुआ है, आखिर किन किन लोगों ने जो है अपना योगदान दिया है डीएनए के खोज में, उसके बारे में जो है अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।